ऑलराइट, हेलो। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट ब्लड की। ब्लड के काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन की। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि ब्लड हम दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें प्लाज्मा, एक होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 45% होता है। प्लीज़ नोट, इस 55% में से कुछ पार्ट वाटर होता है और वो कुछ पार्ट जो होता है वो होता है 91%। तो इस 55% का 91% पार्ट होता है वाटर। रेस्ट ऑफ द 9% होगा हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस में भी दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? तो भैया इनऑर्गेनिक में हमारे पास कटायंस आएंगे, अनायंस आएंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस आएंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। वेराज ऑर्गेनिक में हमारे पास आएंगे प्रोटीन्स एंड एनपीएन। एनपीएन इज नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स तो काफ़ी सारी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में। मेजरली जो तीन टाइप्स होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, है ना। ये तीनों के तीनों याद ध्यान में रहे, ये लीवर में इनका प्रोडक्शन होता है। तो मेनली प्रोटीन्स के फॉर्म में हमारे पास ये तीन आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस की, तो नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस में यूरिया, यूरिक एसिड, xanthine, हाइपोxanthine, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन। ऑलराइट, तो ऐसे काफ़ी सारी दूसरी ये सब्सटेंसेस आते हैं। बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो तीन चीज़ें होती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में होते हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए, परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है, 91% वाटर होता है, 9% सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ऑलराइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। हम यहाँ पे तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ रह गई है, वो है इसके प्लाज्मा, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, सबसे पहले हम ब्लड फंक्शन देख रहे हैं रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की, कि ये O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़। नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ये CO2 करता है, यूरिया करता है, यूरिक एसिड करता है, अमोनिया करता है, काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव में बात करते हैं जैसे कि हम जैसे पोर्टल सिस्टम देखते हैं कि जीआईटी से हमारे पास लीवर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है, तो दैट इज़ न्यूट्रिटिव फंक्शन। या अगर हम कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आयरन एब्जॉर्ब किया स्टमक से, उसको एक जीआईटी से अगर बोन मैरो तक लेके जाना है या किसी दूसरे ऑर्गन पे ले जाना है जहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन की। pH regulation, we talk about regulating the blood pH, acidity and basic alkaline nature of the blood. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हम जानते हैं वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन से हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा किसी भी, फॉर एग्जांपल जैसे अब वैसोडाइलेशन होता है तो ब्लड ज़्यादा जाता है उस पार्ट की तरफ। अगर मैं हाथ के स्किन की तरफ बात कर लो, तो आपके हाथ की तरफ अगर जब वैसोडाइलेशन होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा हीट रेडिएट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर दिया। अनदर थिंग, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दूसरी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस। प्लाज्मा प्रोटीन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। इन जैसे हमें पता है कि एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक कोलॉइड प्रेशर क्रिएट करके रखना, ऑन्कोटिक प्रेशर भी हम कहते हैं। ग्लोबुलिन्स हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइब्रिनोजेन का इस्तेमाल हम ब्लड क्लॉटिंग में देखेंगे, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। तो ये सभी फंक्शंस हमें याद होने चाहिए। एक क्विक रिकैप, रेस्पिरेटरी फॉर ऑक्सीजन, excretory, excretion of substances like CO2, urea, uric acid, ammonia. Nutritive functions for transport of nutrients that are absorbed by the GIT. pH regulation, regulating the acidic and or alkaline nature of the blood.
Coming to blood temperature, regulating the temperature of the body, transporting the drugs, hormones and chemicals, and plasma protein functions of albumin, globulin and fibrinogen. Coming to the third very important चीज़, अब इसके बारे में अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द रेड ब्लड सेल. जी हाँ, रेड ब्लड सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं. हम इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. तीन चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में बतानी चाहिए. पहली चीज़, ये बाइकॉनकेव वो सर्कुलर होते हैं. दूसरा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं. और तीसरा, ये हीमोग्लोबिन होते हैं. ऑलराइट, बाइकॉनकेव और सर्कुलर स्ट्रक्चर के एक्चुअली बेसिकली बाइकॉनकेव के सर्कुलर इज also one of the shapes, but biconcave shapes के एक्चुअली हमारे पास तीन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज होता है इस बाइकॉनकेव शेप का. सबसे पहला, सेल के वॉल्यूम को ये ऑल्टर कर पाता है ताकि ये जब डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पिकअप करना है, सो यू आर एबल टू इनलोड सम गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट गुड अमाउंट्स ऑफ इट. तो वो सेल वॉल्यूम को ऑल्टर करेगा, ईजीली फोल्ड हो जाएगा क्योंकि वो फोल्डिंग हो पाती है ईजिली, कैपिलरीज के थ्रू ऊज आउट हो पाता है. हमें पता है एओर्टा बहुत बड़े डायमीटर का होता है कंपेयर टू कैपिलरीज. तो जब हमारे रेड ब्लड सेल अगर कैपिलरीज के थ्रू पास करते हैं और अगर वो हमारे कैपिलरी डायमीटर से ज़्यादा बड़े होंगे या वो फोल्ड नहीं हो पाएंगे क्विकली, तो वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होगा. उस ब्लॉकेज को हम अवॉइड करने के लिए ये बाइकॉनकेव शेप हेल्प करता है, जिस कारण से ईजिली वो फोल्ड हो पाता है और उस फोल्डिंग से उनका कैपिलरीज के थ्रू इजीली पास होना पॉसिबल होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस शेप के कारण आपका हीमोग्लोबिन सेंटर में रहता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी दूसरे सब्सटेंस का टिश्यू के साथ ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पर हमने बात किया है नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. नॉन न्यूक्लिएटेड होने के कारण से इनमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता. इनके पास इन सभी स्ट्रक्चर्स नहीं होने के कारण से हम ऑब्जर्व करते हैं इनके पास बेसिकली कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे. काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं, मेजरली सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगे. जब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो मेन क्वेश्चन आता है कि भैया ये एटीपी जो होता है वो कहाँ से डिराइव करता है. तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो एटीपी डिराइव करता है हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से, फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेड ब्लड सेल के लिए. एटीपी प्रोवाइड करना या दूसरे जो साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उन्हें रेगुलेट करने में. हीमोग्लोबिन की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे. अभी फ़िलहाल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द रेड ब्लड सेल इज़ द कॉम्पोजिशन. ऑलराइट, तो कॉम्पोजिशन में बात करते वक्त हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले 62% इज़ वाटर, 35% इज़ हीमोग्लोबिन, और ये जो यहाँ पे 3% आपको दिख रहा है ये अदर सब्सटेंसेस हो जाएंगे. जब आप रेड ब्लड सेल की बात करोगे यहाँ पे ऑक्सीजन आ सकता है, CO2 आ जाएगा, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, नॉट नाइट्रोजन, सोडियम एंड ऑल दैट सब्सटेंसेस. ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट आरबीसी. अब हम जाते हैं towards the formation of RBC, which is erythropoiesis, in the next video.